नमस्कार दोस्तों, यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज अपन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो पीटीआई के पेपर में पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? पंचायती राज के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है उसने प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, तीसरा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा दिया है 10वीं सूची। तो मैं बात करता हूँ पंचायती राज की। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो अपने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है संविधान के। और आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। आयरलैंड जो देश है वहाँ से इनको लिया गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है भारत के संविधान में। अगर बात करें अपन ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में अपने को ग्राम पंचायतों के गठन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगर बात करें अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जी ऑस्टिन। उन्होंने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें संविधान की आत्मा कहा था। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया था किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन है केटी साहे का। तो ये सब बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कही गई है। और पूरे विश्व में भारत और आयरलैंड ही एक ऐसा देश है जिनके संविधान में आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3 नंबर ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? क्वेश्चन है अपना कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपना जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद जो 51 है, उस अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। और अभी इससे पहले मैंने जस्ट बात की थी कि आर्टिकल 36 से 51 तक जो आते हैं वो किस में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अलावा अपन बात करें आपातकालीन प्रावधानों की, तो ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी देश से भारत के संविधान में लिए गए हैं। आपातकालीन जो प्रावधान हैं ये लिए गए हैं कौन से देश से? भारत के संविधान में जर्मनी से। इसके अलावा मैं बात करूं प्रस्तावना की भाषा की, तो संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द है और अखंडता। पूरा शब्द है और अखंडता। तो ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है तो हाँ जी हुआ है, एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा। तब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य सचिवालय में रैंक दे रखी है, सामने उसके कार्य दे रखे हैं, तो वो अपने को इसमें डिस्कस करने हैं कि किसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शासन सचिव। तो शासन सचिव का जो कार्य होता है वो होता है नीति निर्माण करना। वो क्या होता है? नीति निर्माण करना। फिर आता है परियोजना अधिकारी। परियोजना अधिकारी का जो कार्य है वो है कार्यक्रम क्रियान्वयन। फिर इसके बाद में आता है अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी का कार्य इसके सामने दे रखा है संपूर्ण कार्यवेक्षक। अब लास्ट में बच गया अपना सहायक का। सहायक का कार्य है नैतिक लिपिक कार्य। तो ये अपना हो जाएगा, इसका आपस में सुमेलित करना था इसको, और सुमेलित करने के बाद जो ऑप्शन होगा अपना वो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? मंत्री को कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसको बर्खास्त नहीं कर सकता कौन? राज्यपाल। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा उसको? राष्ट्रपति करेगा। थोड़ी सी बात करें अपन राज्यपाल की, तो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 153 में। 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? राज्यपाल। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें ये भी बात लिखी गई कि दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में अपन राज्यपाल की अहर्ताएं, राज्यपाल की जो अहर्ताएं हैं वो आर्टिकल 157 में मिलती है। राज्यपाल की अहर्ताएं कहाँ मिलती है? 157 में मिलती है। और अहर्ताओं में राज्यपाल की जो आयु बताई गई है वो 35 वर्ष बताई गई है कि 35 वर्ष या उससे अधिक राज्यपाल की क्या होनी चाहिए? आयु, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। अगर बात करें अपन राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख है आर्टिकल 155 में, और राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख है आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का क्या है? उल्लेख है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा टाइम पीरियड उसका 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे पहले भी पद से हटा सकता है। और अगर पूछ ले कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो चलिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को हटाने की जो जो प्रावधान दे रखा है वो आर्टिकल 317 में दे रखा है। अनुच्छेद 317 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो भी दे रखी है वो सारी 317 में दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषता को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है इसको अंगीकृत किया गया था और भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अब अपन बात करें संविधान दिवस की, तो ये देखिए 26 नवंबर यहाँ पे दे रखा है और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, 2015 से, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान है इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर पूछ ले कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है, गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र की विशेषता होती है कि जिसका राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत न होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। उसको कैसा राष्ट्र कहेंगे, गणतंत्र राष्ट्र कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। मैंने अभी बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। इसके अलावा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है अपने देश के संविधान में, तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड देश से ली गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो प्रक्रिया भी आयरलैंड के देश से ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उसकी पद्धति है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उसकी जो पद्धति है वो भी कौन से देश से ली गई है, वो भी आयरलैंड से। तो 3 चीजें आयरलैंड से ध्यान रखनी है अपने को, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत करता है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। इसके अलावा मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका, जनहित याचिका ये भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। जनहित याचिका भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका की से। इसके अलावा मैं बात करूं सोवियत संघ की, सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य जो हैं इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51 क में, 51 क में, अनुच्छेद 51 क में और भाग संख्या 4 क, भाग संख्या 4 क में अपने को मूल कर्तव्यों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं इंग्लैंड की या ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से क्या ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कह दो या द्विसदनात्मक व्यवस्था कह दो, और विधि का शासन, ये भी इंग्लैंड से या ब्रिटेन देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आयरलैंड। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, क्या होगा इसका राइट आंसर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में इसको अपनाया गया है या सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची कोष्टक में संघ सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना 47। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो जो बच्चे आरएस के बैच में आते हैं वो इसको थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। इस चीज को शायद ये मिस हो गई थी, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 32 में। अनुच्छेद जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में कहा गया है। और इसके तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। और अगर उच्च न्यायालय का पूछे, किसका पूछे? उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद होगा वो होगा अपना 226। अगर मूल अधिकारों से संबंधित उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की जाएगी वो आर्टिकल 226 के तहत की जाएगी और उच्चतम न्यायालय में जो की जाएगी वो आर्टिकल 32 के तहत की जाएगी। और मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें 1 नंबर पे बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 नंबर पे परमादेश, 3 नंबर पे प्रतिषेध, 4 नंबर पे उत्प्रेषण और 5 नंबर पे अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32(2) के तहत। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके क्या होने वाले हैं? राइट होने वाले हैं। और अभी बात करें अगर मुख्य सचिव की, तो राजस्थान की जो वर्तमान में मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले 2009 में कुशाल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन बात करें, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? शांति, मैत्री, सहअस्तित्व या साम्राज्यवाद? तो साम्राज्यवाद ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है विशेषता नहीं है, तो साम्राज्यवाद विशेषता नहीं है। बाकी शांति भी है, मैत्री भी है, सहअस्तित्व भी है, साम्राज्यवाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? ये राज्य का पूछ रहा है। तो राज्य में अस्तित्व में आया था ये 23 अप्रैल 1994 को। राजस्थान में कब से लागू हुआ था ये पूछ रहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, तो ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। और वैसे पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के पेपर में ये क्वेश्चन थे जो आपके पीटीआई के पेपर में पूछे गए थे, जो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के सामने डालता रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नोट्सों को आप अच्छे से तैयार करें। आगामी भर्ती परीक्षाओं में ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और गागर में सागर भर देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से।
जय हिंद, जय भारत।